गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेटा, इससे पहले हम मैटर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। एटम के बारे में हम समझ चुके हैं, एटम क्या होता है। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर के मैटर बनती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। इंडिविजुअल है, मतलब उस टाइम पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम के टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब जितनी भी मैटर है, मैटर आप समझते हैं एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीजें देख रहे हैं सब कुछ मैटर ही है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये भी मैटर है, आपको बोर्ड दिख रहा है, ये भी मैटर है, एयर है, वो भी मैटर ही है। तो सब कुछ किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब अगर एटम नहीं होते तो मैटर नहीं होती। तो इस बात के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए कि कैसे पता चले कि मैटर एटम से मिलकर के बनी हुई है और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के एटम्स या एलिमेंट कंबाइन होकर के नए मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के जो लॉ दिए गए थे उन्हीं को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा, लॉ समझने से पहले हम एक बार केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपने केमिकल चेंज के बारे में तो पढ़ा है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। ऐसा चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नया प्रोडक्ट ऐश बनता है, राख बनती है, और उसकी प्रॉपर्टी पेपर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो वो क्या है बच्चों? एक केमिकल चेंज। पेपर की बर्निंग में हुआ क्या? हमने पेपर को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है और हमें नया प्रोडक्ट मिला। क्या नया प्रोडक्ट मिला? हमें राख, ऐश नया प्रोडक्ट मिला हमें। बहुत कॉमन एग्जाम्पल डेली लाइफ का केमिकल रिएक्शन का, हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, वो भी क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन ही है। इसके अलावा आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा होगा। जब आयरन को जंग लगता है, उसका कोरोजन होता है तो ब्राउन कलर की लेयर उतरती है। देखा होगा आप सभी ने कूलर वगैरह में या किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे जो बाहर पड़ा हुआ है, जिसपे मॉइस्चर का अटैक है, एयर का अटैक है, तो उससे जो लेयर उतरती है वो रस्ट होता है Fe2O3। क्या फॉर्मूला होता है रस्ट का? Fe2O3.XH2O। बच्चों, लोहे पे जो जंग लगता है, आयरन पे जो जंग लगता है, आप सभी ने देखा होगा, ब्राउन कलर की जो लेयर उतरती है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड होता है। तो बेटा, केमिकल रिएक्शन को हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? अ केमिकल प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू गिव अ न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और नई प्रॉपर्टी का कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया बर्निंग ऑफ पेपर, तो वहां पे नया प्रोडक्ट बना है ऐश। लोहे पे जंग लगना, आयरन Fe ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो ये भी क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन है। और एक और बात आप याद रखेंगे, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, ये आपस में रिएक्ट करके सब्सटेंस सी बना रहे हैं। तो बेटा, जो ए और बी है जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट। रिमेंबर इट, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं,
और जो नया कुछ बनता है वो प्रोडक्ट बनता है, जो नया बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। ये आप याद रखेंगे, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ अब हम केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहला लॉ कॉम्बिनेशन का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फर्स्ट प्रूव्ड बाय गिवन बाय एंटोनी लवासियर। और एंटोनी लवासियर ने क्या बताया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने मास की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा। मतलब जितना मास, जितना वेट हम रिएक्टेंट का लेकर के चलेंगे उतना ही प्रोडक्ट का हमें मास मिलेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या आप ऐसे कह सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कार्बन सॉलिड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यहाँ पे बच्चों आपको पता है कार्बन का मास होता है 12U, U फॉर यूनिफाइड यूनिट, एंड एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन के एटम का कितना हो गया 32U। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट का मास कितना होगा, रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू 12 प्लस 32 दैट इज 44U के बराबर आ जाएगा, 44 यूनिफाइड यूनिट के बराबर आ जाएगा। ये तो रिएक्टेंट का मास है। प्रोडक्ट का देखो बच्चों, कार्बन का मास कितना 12U प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16, आप इसको ऐड करेंगे ये भी कितना आ जाएगा 44U। तो ये किसका मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मास है। तो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आया, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आया। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब हम सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। नाउ बेटा सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। एंड दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय जोसेफ प्राउस। ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था, जोसेफ प्राउस ने दिया था। और जोसेफ ने क्या बताया, जब कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, तो एलिमेंट हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं, चाहे उस केमिकल सब्सटेंस को बनाने का तरीका कुछ भी हो, उसमें जो एलिमेंट है उनका रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स रहता है। बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल H2O जो है वाटर, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट है और इनका बाय मास रेशियो कितना है। देखो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो बेटा रेशियो कितना हो गया 1:8। जब हाइड्रोजन 1 रेशियो में लेंगे और ऑक्सीजन 8 पार्ट लेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके अलावा कोई भी रेशियो लिया तो वाटर नहीं बनेगा। इट मीन्स अगर आपके पास 9 पार्ट वाटर के हैं तो उसमें 1 पार्ट तो हाइड्रोजन का है और 8 पार्ट उसमें ऑक्सीजन के हैं। वट एवर बी द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, चाहे टैप वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर, सी वाटर कुछ भी हो,
उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे और बाय मास रेशो भी 1:8 ही होगा हमेशा। अगर इसके अलावा किसी रेशो में हम वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या रेशो है बाय मास? कार्बन का मास होता है 12 एंड एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, तो ये रेशो हो गया 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हमेशा हमें 3 पार्ट कार्बन के और 8 पार्ट ऑक्सीजन का लेना ही पड़ेगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मेथड से बनाए, चाहे कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके बनाए तब भी यही रेशो रहेगा, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट करके बनाए तब भी। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है ये, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, और जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती। अब भी यहाँ पे रेशो 3:8 का है। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी इसको कहते हैं। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हैविंग फिक्स रेशो बाय मास। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप गाइस दोनों लॉ आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।